पिक्चर चालू करो बे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, आज मैं उस ड्रामे के बारे में बात करने आया हूं जिसने गोल्डन जुबली मनाया है। नहीं समझे दोस्तों? जिस तरह से फिल्में पहले के जमाने में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली होती थी, यानी कि 25 सप्ताह होता था तो सिल्वर जुबली, 50 सप्ताह होता था तो गोल्डन जुबली, और उसके बाद फिर वो गोल्डन जुबली होती थी। तो इस तरह से सिनेमा को ग्रेड दिया जाता था और उससे साबित होता था कि ये फिल्म गोल्डन जुबली है, डायमंड जुबली है या सिल्वर जुबली है। उसी तरह ये ड्रामा जो है इसने गोल्डन जुबली बनाया है, यानी कि 50 एपिसोड। 50 एपिसोड में इसका लास्ट एपिसोड आया दोस्तों, समझ गए ना? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर जिसने सबके दिलों पे राज किया, यानी कि फिरोज खान और नीलम मुनीर का खुमार। जी हाँ दोस्तों, अफसोस भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि एक अच्छा ड्रामा हमें हमसे जुदा हो रहा है, जिसका खुमार हम सबके सिर पर चढ़कर बोला है। एंड वो ड्रामा फाइनली एंड हो गया 50 एपिसोड में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं अपने स्टाइल में। तो पहला सीन जब शुरू होता है तो आपने देखा होगा कि 49 एपिसोड में लाइबा की शादी में हरीम आती है मुदस्सिर साहब के साथ, बॉस के साथ। वहां पे फिरोज खान भी है, यानी कि फैज, और वो दोनों बहुत दिनों के बाद आमने सामने होते हैं और शायद इसी बात की वजह से देर हो जाती है। तो जब 50 एपिसोड शुरू होता है तो रात हो चुकी है, लेट हो चुका है, और वो हरीम दौड़ के आती है और उसके बाद वो मुदस्सिर साहब से कहती है कि सॉरी लेट हो गया, जल्दी चलिए। एंड वो फिर कार में बोलते कोई बात नहीं बैठो, कार में बैठा करके लेके जाते, लेकिन वो घर नहीं लेके जाते। ना 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 ना, घर नहीं, उनके दिमाग में अलग कहानी चल रही है। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, कोई इस तरह का विलन नहीं आने वाला कि वो उसे उठा करके उसे कोई अड्डे पे ले जाएगा और उसके साथ जोर जबरदस्ती करेगा। नहीं, कहानी में इस तरह का टिपिकल जो फिल्मों में होता है उस तरह की कहानी नहीं है। वो उसे ले जाते जरूर है, लेकिन बीच पे। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ, बीच पे। अब देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, जो हरीम बड़ी सीधी सादी सी है, बड़े उसके पाक साफ होने की वो सबूत उसने पेश कर दिया है, और मुदस्सिर साहब पे वो इतना अगाध विश्वास करती है कि वो उसे बीच पे ले जाते हैं इतने रात होने पर, जहां कोई नहीं है, एक गाड़ी नजर नहीं आती, एक बंदा नजर नहीं आता, और वहां पे ले गए और वो चली भी गई है, कुछ बोल भी नहीं है कि नहीं रात हो गई है, घर वापस चलते हैं, आप घर में जो बात करना होगा कर लीजिएगा, और वो उनके साथ बीच पे भी चली जाती है। एनीवे, ये मजाक की बात थी। अब आते हैं आगे कि भाई दोनों बीच पे खड़े हैं, बातें होती है, और वहां पे हरीम मुदस्सिर साहब से कहती है कि मैं आपको वो प्यार नहीं दे पाऊंगी, उस नजर से देख नहीं पाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये उसकी कहानी, उसकी साहगोई, उसकी पाकिज़गी का वहां वो मुजाहरा करती है। मुदस्सिर साहब के सामने नहीं, मुदस्सिर साहब निकल लेते हैं और उस जगह पे वो रिप्लेस कर देते हैं फैज को। फैज आके चुपचाप खड़ा हो जाता है और वो सारी कहानी सुन लेता है कि हरीम के दिल में मुदस्सिर साहब को लेकर क्या है। तो एनीवे, फिर यहां वो देखती है, दोनों फिर गिले शिकवे होते हैं, बातें होती है। तो फैज पूछता है कि क्या तुम मुदस्सिर साहब से शादी करोगी? तो बोलती नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, अकेले ही रहना चाहती हूँ। तो फैज फिर कहता है कि माफी के लिए तो रब का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? एक बार सोचना जरूर। यहां हरी म्यूजिक क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने कहा था कि ये दोनों मिल जाएंगे, ऐसा भी कहा था, और मैंने कहा था कि हो सकता है कि फैज का कैरेक्टर इतना ज्यादा नेगेटिव दिखा दिया गया था कि वो उसको सबक सिखाने के लिए
एक पॉइंट वो भी जाता है कि हरीम मुदस्सिर साहब से शादी करे, लेकिन मैंने ये कहा था कि उस हरीम की मोहब्बत इतनी पाक है, उसने मोहब्बत की है, इसलिए वो फैज की गुनाहों को माफ कर देगी, और वही फाइनली यही हुआ। मैंने कई एपिसोड पहले कहा था, और ये आपने देखा इस एपिसोड में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो दोस्तों, इधर बेचारे फैज और हरीम बैठ करके बीच पे रोमांटिक बातें कर रहे हैं, गिले शिकवे मिटा रहे हैं, इमोशनल सीन है। और एक इमोशनल सीन उधर चलता है मुदस्सिर साहब के पास में, जो अपनी वालिदा से कहते हैं कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, जो सच है, और हरीम कभी मुझे मोहब्बत नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उसे फैज के हवाले कर दिया। तो माँ कहती है ये क्या किया तुमने, क्योंकि भैया उनकी दुकानदारी बंद हो जाती। वो बेचारी का कैरेक्टर ही इस तरह का था कि वो हर ड्रामे में, मैंने बताया था कि वो शादी के लिए परेशान रहती है, अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, जिस ड्रामे में रहेंगे कम से कम शादी के लिए जरूर परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे भी पता चला उनका ये हक छीन लिया गया, उनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, और वो बड़ी उदास होती हैं। सबसे बड़ा झटका तो उनको ये लगा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। हाँ। तो माँ को बहुत बड़ा झटका लगा कि उनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, बेचारा अब ऐसे ही अकेले रह जाएगा, बहुत उदास है। मैं आंटी जी, ऐसा है कि मैं आपके इस दुख दर्द को समझ सकता हूँ, आप परेशान मत होइए, राइटर डायरेक्टर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मुदस्सिर साहब के लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वहां पे शेख साहब हैं, मतलब रूफी हैं, उनके वालिद हैं, और दिखाया नहीं गया सीन में, और अंडरस्टूड में है कि भाई बातचीत हो गई है, अब हरीम विदा हो रही है। फैज हरीम को गाड़ी में लेके जाता है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, बोलता है, और वो बैठ जाती है और दोनों निकल जाते हैं। इधर रूफी और उनके वालिद साहब दोनों खड़े हैं, वालिद साहब थोड़ा इमोशनल हैं, दोबारा बेटी को विदा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रूफी और उनके वालिद खड़े हैं, और वालिद साहब को थोड़ा इमोशनल हो गए हैं, उनकी आंखों में आंसू है। अरे भाई क्यों नहीं होगा, उन्होंने आंसू इतना सारा इकट्ठा कर रखा था कि मुदस्सिर साहब के साथ फिर मेरी बेटी की शादी होगी, दोबारा जब विदाई हो गई तो वहां पे रोऊंगा। वो अब उनसे तो शादी हुई नहीं, तो भाई अब फैज के साथ जा रही है, तो भाई कम से कम वो आंसू का यूटिलाइज किया जाए, तो वो वहां पे आंसू बहाते हैं। तो रूफी कहता है नहीं, ये वक्त आंसुओं की नहीं, खुशियों की खुशामदीद करने का वक्त है। और आखिरकार खुशियों ने हरीम के सामने सरेंडर कर ही दिया। अच्छा है, लाइन अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, एक इमोशनल सीन उधर चल रहा है, कहकशा मैडम का, जो अकेली हैं और अपने बेटे को याद कर रही हैं, उसकी बातें याद कर रही हैं कि उसने किस तरह से कहा था कि वो अब आपके साथ नहीं रहेगा। तो कहकशा मैडम यहाँ काफी उदास हैं, अकेली बेचारी आत्मा की तरह भटक रही हैं उस घर में। और फिर बीच में एक इंसर्ट शॉट जाता है, और फिर फैज इंटर करते हैं दरवाजे से हरीम के साथ, और मम्मी बैठी हैं चेयर पे, ऐसे बैठी हैं तुम। और फैज आके कहता, मम्मी मैंने हरीम को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, इस उम्मीद के साथ कि मौत के अलावा और कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। डायलॉग मार देता है बंदा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है। फिर हरीम कहती है कि मम्मी, फैज ने अकेले जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था, जिसमें अगर मैं ना भी होती तो आप नहीं थी। इस तरह का कुछ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स बोलती है। लेकिन मैडम ऐसा है, फैज जो है ना, वो जैसे आप मुदस्सिर से शादी करती ना, ये वो आपको सबक सिखाने के लिए दूसरी हीरोइन की एंट्री करवा देता है। तो राइटर डायरेक्टर ये ट्रैक लिख सकते थे। एनीवे, ये मजाक की बात हो गई। तो फिर फैज मम्मी को आवाज देता है कि मम्मी, और अचानक मम्मी, ये बड़ा ही फिल्मी तरीके का मौत था, फिल्मी मौत। हजारों फिल्मों ड्रामों में देख चुके हैं हम लोग। इस तरह का क्लाइमेक्स, एक मेन नेगेटिव किरदार जो इस ड्रामे का है, जिसने अपनी गलती का एहसास नहीं किया किसी भी ऐसे सीन में,
जो मैंने जहां तक देखा, तो वो वॉइस ओवर जा रहा है, सोच रही है, अलग बात है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने, हाँ बेटे से माफी जरूर मांगी, लेकिन असली गुनाहगार तो वो हरीम की हैं, बेटे के लिए नहीं है। उससे माफी मांगते हुए दिखाना चाहिए। ये एंड अच्छा नहीं था, ये क्लाइमेक्स अच्छा नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्लाइमेक्स में आपने उन्हें मरते हुए दिखा दिया, ये क्लाइमेक्स सही नहीं है। कम से कम उन्होंने जो अपने बेटे से माफी मांगी वो हरीम से जरूर मांगी, क्योंकि वो हरीम की बड़ी गुनाहगार है। हरीम के साथ में जिस तरह की बातें हुई है, नासिर ने किया, आपने वो मोहरा चला, इतना बड़ा मेन मतलब नेगेटिव कैरेक्टर, वो इस आसानी से मर जाएगा, ये ड्रामे के लिए बेहतर नहीं था। कुछ बेहतर हो सकता था ड्रामा। कहकशा आंटी मरते मर गई, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। फिर अगले सीन में थोड़ा वक्त बीतता है, दोनों हरीम और फैज बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। छोटा सा जो भी उनका मकान है उसमें वो दोनों अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, चाय पीते हैं और बातें करते हैं। और हरीम जो है वो किसी से फोन पे बात कर रही है, यानी कि दस्तगीर साहब से, और ये बात खड़े होकर के फैज सुनता है। अब यहाँ पर वो पूछता है कि किससे बात कर रही थी, मतलब शक नहीं करता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि शक और बदगुमानी का मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बहुत अच्छी लाइन थी, और ये भाई साहब समझ जरूर गए हैं। अभी अगर यही 12 और 13 एपिसोड 15 एपिसोड के आसपास होता तो इस मामले को लेकर बवाल काट दिए होते हैं। डायरेक्टर राइटर फिर कुछ एपिसोड खींच देता कि क्यों बात कर रही थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एनीवे, अगले सीन पे आते हैं। तो फाइनली मुदस्सिर साहब की एक कार एक जगह पे आके रुकती है और वो उतरते हैं। सामने से एक लड़की आती हुई नजर आ रही है और दोनों जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, पलट के देखते हैं। मतलब ये उनकी हीरोइन को लास्ट में ला दिया गया है। मैंने कहा ना कि आंटी जी परेशान मत होइए, और उनके अरमान पूरे हुए। नहीं, मुदस्सिर साहब की नहीं, उनकी वालिदा का अरमान पूरा हो गया। भाई बेटे को बहू मिल गई, और क्या चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फाइनली हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों ये ड्रामा बहुत ही कमाल का ड्रामा था। बीच में कुछ एपिसोड जरूर खराब गए थे, मैंने उसके बारे में बहुत सारे रोस्टिंग की थी, काफी कुछ कहा था, लेकिन यार आउटस्टैंडिंग है ये ड्रामा। थोड़ा खींच जरूर दिया गया था, लेकिन जो स्टोरी थी, जो प्लॉट था, जो इसके स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे थे, लेकिन बीच में स्क्रीन प्ले खराब हुए। स्टोरी बहुत अच्छी रही, स्क्रीन प्ले थोड़े खराब हुए थे बीच में, लेकिन फाइनली अंत भला तो सब भला, है ना। तो हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों आते हैं अदाकारी की बात। पूरे एपिसोड की जो जर्नी थी उसको फैज ने, मतलब यानी कि फिरोज खान ने फैज के किरदार को बहुत कमाल का तरीके से प्ले किया है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी जर्नी को जिया है। हरीम एवरेज हैं, ठीक है, उन बहुत बेहद खूबसूरत हैं। पर्सनली उनकी खूबसूरती का मैं कायल हूं, लेकिन एक्ट में मैं उनको मार्क्स नहीं देता। मुझे मजा नहीं आता। उनके सारे डायलॉग्स एक ही लय में जाते हैं, एक ही लाइन में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बोरिंग लगता है। बाकी ओवरऑल सारे कास्ट अच्छे थे। नासिर ने बहुत कमाल का एक्ट किया, और कहकशा मैडम ने बहुत ज़बरदस्त अपने कैरेक्टर को निभाया है, जो नेगेटिव कैरेक्टर में, एक विमेन नेगेटिव कैरेक्टर कहानी में, और उसको इस ड्रामे में अपने कंधे पे वो ढो करके लेके गई हैं एंड तक। ये बहुत कमाल का था। और वहीं जो रूफी है वो भी अपने रोल में बहुत ही जचे। हुस्न आरा भी बहुत कमाल की थी। उन्होंने जितने देर उनको स्क्रीन मिला, जितने देर उनको काम करने का मौका मिला, उन्होंने अपने काम को बाखूबी निभाया। एनीवे, अब आते हैं इसके म्यूजिक पे। इसका ओएसटी तो सुपर्ब है दोस्तों, सुपर्ब, कमाल का ओएसटी है, और मजा आ जाता है जब, और सीन के जब मोन्टाजेस चलते हैं और बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चलता है तो बहुत कमाल लगता है। एनीवे, ओवरऑल हैप्पी एंडिंग, सब कुछ अच्छा, फुल मार्क्स। अब
आखिरी एपिसोड में मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इनकी राइटर जो है महा मलिक उनको, कि उन्होंने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी। थोड़ी सी जरूर फैल गई थी स्क्रिप्ट, लेकिन कोशिश कीजिए कि और कॉम्पैक्ट हो, अच्छा लगे, एक कल्ट ड्रामा में गिना जा सके आपकी स्टोरी, आपका ड्रामा। तो अब आते हैं डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन ओवरऑल बहुत ही जो टैलेंट का इस्तेमाल आपने किया है अली फैजान साहब, डायरेक्टर अली फैजान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने बेहतर काम लिया अपनी यूनिट से, अपनी टीम से, और उन्होंने अपने प्रोडक्शन को एक अच्छा ड्रामा दिया और पब्लिक ने उसे प्यार किया और सराहा। यही उनकी कामयाबी का निशान है। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।